जय हिंद साथियों, आप सभी का कोको एसएससी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी तक इससे पहले एक टॉपिक कवर किया है। इसमें हमने स्थिति और विस्तार के बारे में जाना। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट ही किया था, जिसको हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया। मतलब कि लोकेशन एंड एक्सटेंट के पश्चात हम फिजिकल डिवीजन के बाद पास जो है वो पहुंचे हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है, आज का जो ये सेशन होने वाला है, वो आपका फिजिकल डिवीजन का पार्ट 2 होगा। क्या होगा? फिजिकल डिवीजन का पार्ट 2। मतलब साथियों, अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो प्राकृतिक विभाजन जो कि हम किसका कर रहे हैं, भारत का, उसका पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, भाग 2 होने वाला है, जिसमें हम ये जानेंगे कि पिछली कक्षा में हमने जाना कि भारत को कुल हम 4 भौगोलिक भागों में देखते हैं जब हम आंसर लेते हैं। वनडे एग्जाम का ये पैटर्न रहा है कि भारत के भौगोलिक विभाजन को कितने भाग में बांटा जाता है। तो हम ये जानते हैं कि 4 भौगोलिक भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला, फिर उसके नीचे आपका देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को मैपिंग करके बता दूं कि यहाँ आपको उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला मिलेगा, मतलब नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज। देन उसके बाद आपको विशाल मैदान दिखाई देगा, इसके जस्ट नीचे में प्रायद्वीपीय भारत का पठार हम पढ़ेंगे। ये 3 भाग हुआ। एवं तट, जो हमारे कोस्टल एरियाज है, कोस्टल प्लेन्स है, तट एवं द्वीप समूह, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को हम जो है स्पेसिफिकली पढ़ते हैं या हम जानते हैं। क्लियर है साथियों? इतने भागों में हमें वनडे एग्जाम का आंसर लेना है, टोटल 4 भागों में। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 6 भागों में विभक्त है, या 6 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपका भारतीय मरुस्थल के बारे में चर्चा है, और साथ ही साथ जो कोस्टल प्लेन्स है, जो आपका तटीय मैदान है, उसे अलग अध्ययन किया जाता है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि द्वीप समूह का अध्ययन अलग से किया जाता है। क्लियर है साथियों? तो इस सत्र में हम उन सारे तथ्यों को मेमोराइज करेंगे, उन सारे तथ्यों को जानेंगे जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न सत्र ये होगा, लेकिन गौर से इस सत्र को देखिएगा, क्योंकि ये सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथियों, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समाज का वो हर अंतिम व्यक्ति जो कि एसएससी, रेलवे, ये सारे पेपर्स जो है निकालना चाहता है, उस तक के ये सुविधा प्रदान की जा सके, या उस तक के ये सुविधा पहुंच सके। क्योंकि साथियों, याद रखिएगा, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। जब आप सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे। क्लियर है? तो आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी भारत के प्रमुख चोटियां हैं, या कहेंगे जितने भी प्रमुख माउंटेनियस रेंज है, या जितने भी माउंटेन्स हैं, उसके बारे में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में विभिन्न प्रकार से। तो उन प्रश्नों पे हम ज्यादातर प्रकाश डालते हुए चलेंगे। तो यहाँ दिख रहा है आपको मैप, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही जरूरी डाटा ये है। क्लियर है साथियों? आओ अब अपने सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से रहा। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पहले तो हमें ये कहानी मालूम होनी चाहिए कि आखिरकार ये प्राचीन क्यों है। साथियों, भूवैज्ञानिक समयमान से तो प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं भारत का, और मैप ड्रॉ करके ये जाने कि आखिरकार ये प्राचीन क्यों है। तो क्या मैप ड्रॉ करने से ही काम चल जाएगा क्या? नहीं, हमें एक बात और जानना है कि एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनका नाम था क्या? अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर साहब ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक थ्योरी दी इन्होंने, जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सिद्धांत लिखना जरूरी है क्या?
लिख देता हूं, ठीक है, जिसे ही कहा जाता है कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी। इनके अनुसार पृथ्वी कई सदी पहले, कई लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले दो भागों में विभक्त थी। इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड थी। एक था लैंड वाला पार्ट, जिसे हम स्थल वाला भाग कह सकते हैं हिंदी में, जिसे कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था? तो पेंजिया कहा जाता था मेरे साथियों। और जो जल वाला भाग था उसे कहा जाता था पैंथालासा। आप कहेंगे कि सर आप तो प्राचीन पर्वत की बात कर रहे हैं और कहां आपने रुख लेकर बदल लिया, या रुख अपना कहां बदल लिया। तो मेरे साथियों ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये कहानी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता जो होती है या हमारे मनस्पटल पे अगर कोई कहानी बैठ जाए एक बार में तो कभी भी हम उसे भूलते नहीं हैं। अब क्या हुआ, मैंने ये जो लाइन खींचा उसका आशय ये है कि ये जो पेंजिया है वो आपका दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से जानते हैं। एक का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये बहुत बेकार सा बना है, इसे मैं मिटाल दूं, ठीक है, गौर से समझेंगे मेरे साथियों। यहां आपको दिखाई देगा कि एक भूभाग जो कि पेंजिया से टूटकर अलग हुआ, जिसका नाम था आपका क्या, तो आपका अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरा था आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब साथियों ये पेंजिया जो है दो भागों में एक दिन में विभक्त नहीं हुआ होगा, इसे कई समय लगे होंगे, कई दौर बीता होगा। बात को गौर से समझिएगा, कई लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात पेंजिया जो है वो दो भागों में विभक्त इस प्रकार से हुआ, इस थ्योरी से इस प्रकार से आगे बढ़ने तक के। और ये जब टूटने की प्रक्रिया हो रही थी तो इसी समय यहां बहुत सारे बल, बहुत सारे कारक कार्य कर रहे थे। और हमें देखने को मिलता है कि एक समय काल जिसे कहा जाता है सिलूरियन पीरियड, क्या कहा जाता है? सिलूरियन पीरियड। उस समय अगर पूरे अर्थ में देखा जाए कि अगर कोई तनाव या कोई बल या कोई आपका कारक कार्य कर रहा है तो ये पता चलता है कि भारत भी पूरे विश्व का एक अभिन्न अंग है। और ये पता चलता है हमें कि भारत में भी ये जो है कारक कार्य कर रहे होंगे। तो ये जो टाइम पीरियड मैंने लिखाया, इस समय भारत में ये देखने को मिलता है कि प्राचीन प्रोटोकॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे थे? एक दूसरे से टकरा रहे थे। और जब टकरा रहे थे तो वो भारत में किस प्रकार से दिखाई दे रहे थे मेरे साथियों? इस प्रकार से, ये था आपका अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट्स, और ये था आपका सिंहभूम प्रोटोकॉन्टिनेंट्स और प्रोटोकॉन्टिनेंट, और आपका ये धारवाड़ प्रोटोकॉन्टिनेंट था। फिर बोले सर कि आप कहां लेके चले गए? तो ये वही सबसे प्राचीन काल है जब अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकरा रहे हैं सिंहभूम प्रोटोकॉन्टिनेंट से। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, विपरीत बल भी लगेगा। अगर जो है आमने सामने चीजें टकराएगी तो आप देखोगे हमारे जीवन दिनचर्या में अगर किसी को कोई मारता है तो उधर से खाता भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि बहुत सारे प्रोटोकॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और टकराने की स्थिति में वलन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? वलन की प्रक्रिया होती है। मतलब कि दो अभिसारी प्लेटें इस प्रकार से, दो कन्वर्जन प्लेट्स जो हैं वो इस प्रकार से टकराते हैं और वलन से पर्वत का निर्माण होता है। ये सबसे प्राचीन काल में वलन की वजह से इस आपका पर्वत का निर्माण हुआ था। तो हमें देखने को मिलता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के रूप में भारत में विद्यमान है। साथ ही साथ ये इतनी पुरानी हो गई है कि इसका क्षरण भी हो गया है। और आपको एक प्रश्न के रूप में और देखने को मिलेगा कि रेजिड्यूअल पर्वत, या इसे ही कहेंगे आपका अवशिष्ट पर्वत के रूप में देखने को मिलेगा। कौन सा? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। तो हमने एक प्रश्न से बहुत सारी कहानियां याद भी कर लिए। तो अब बढ़ते हैं हम अगले जो है हमारे टॉपिक पे, मतलब सॉरी प्रश्न पे, ठीक है। तो साथियों आपको अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, गौर से पढ़िएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हम उससे क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। क्लियर है साथियों? आ जाओ।
देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है? हिमालय पर्वत है क्या? नहीं है। उत्तर भारत का विशाल मैदान है क्या? नहीं है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है क्या? बिल्कुल भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है। लेकिन एक छात्र जीवन में एक सामान्य मानसिक बुद्धि या सामान्य मानवीय व्यवहार का उत्पन्न होना जरूरी है कि आखिरकार ये जो वाला क्षेत्र जो है प्राचीन क्यों है। तो एक कहानी इसमें भी जान लो साथियों कि जिस प्रकार हमने विभक्त किया था कि अंगारा लैंड और आपका गोंडवाना लैंड इस प्रकार से विद्यमान था, ठीक है, और इसी में ही हमारा प्यारा सा प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार से विद्यमान रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हमारा इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट रहा है। अब समय बीतता गया और ये महोदय जो हैं, जो हमारे इंडियन प्लेट जो हैं, वो उत्तर की ओर आगे अग्रसर हुए और टर्शरी पीरियड में जाके यूरेशियन प्लेट से या उत्तर वाले अंगारा लैंड से टकरा गए। टकराने से ये देखने को मिला जब कोई चीज टकराएगी तो इस प्रकार से प्लेट है और हमारा नीचे से आ रहा है कौन सा, तो ब्लू कलर से बना देता हूं इसको, इंडियन प्लेट इस प्रकार से, ठीक है। किधर है गति इसकी? तो आपका उत्तर की ओर। प्रश्न सीधा सीधा पूछा है कि भारतीय प्लेट किस ओर खींचा, तो नॉर्थ की ओर जो है खींचा नहीं, खिसका, ठीक है साथियों। तो जब ये टकराया यूरेशियन प्लेट से तो हमें यह देखने को मिलता है जो यूरेशियन प्लेट वाला भाग था उसमें स्थित ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। मतलब जो यूरेशियन प्लेट में स्थित भूभाग था वो टकरा के ऊपर उठा और ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। उसके पश्चात हमें यह देखने को मिलता है कि इसके दक्षिण में स्थित वृहद हिमालय का निर्माण हुआ और वो निर्माण तेठीस सागर की वजह से हुआ। तेठीस सी जो आपको ये बीच में गैप दिख रहा है, इसके बीच में एक लंबी संकीर्ण और उथला जल सागर देखने को मिलेगा जिसे तेठीस सी के नाम से जाना जाता है और उसके गर्भ से पैदा हुआ हमारा हिमालय। फिर उसके पश्चात आपको देखने को मिलेगा उसके जस्ट नीचे लघु हिमालय जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका निर्माण होता है। उसके नीचे जाओगे तो शिवालिक पर्वत श्रेणी जिसे हिमालय की पद स्थली भी कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ। अब साथियों मैं ये सब कहानी बताने का उद्देश्य ये था कि हिमालय का जो दक्षिण ये वाला भाग क्या है, नॉर्थ पोजीशन, और ये क्या है, साउथ। तो देखें कि हिमालय जो है वो इसके साउथ वाले पोर्शन में काफी तीव्र है, क्या है, सीधा है। तो हमें देखने को मिलता है तो हिमालय का तो निर्माण हुआ इसकी वजह से, इसके टकराने की वजह से, मतलब इसके मतलब कि आपका इंडियन प्लेट की टकराने की वजह से। उसके बाद ये ढलान इसकी तीव्र होने की वजह से यहाँ देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा उत्तर का विशाल का मैदान जो है हमारा उसका निर्माण होता है। लेकिन अंततः यह देखने को मिलता है हमें कि भारतीय प्रायद्वीपीय भाग जो है, जो कि इस प्रकार से विद्यमान है पूरी तरह से, वो सबसे प्राचीनतम रहा है और ये इसका निर्माण नहीं हुआ है, ये टूट के आकर किससे मिला है, तो यूरेशियन प्लेट से मिला है। तो मेरी सारी कहानियां आपको पता चलते जा रही होगी। आशा करता हूं कि आप इसे दोबारा सुने ताकि आप बेहतर तरीके से परीक्षा में परफॉर्म कर सकें। तो एक प्रश्न से हमने क्या जान लिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर भारत का विशाल मैदान बनने का कारण ही हिमालय है। देन उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का पठार और पूर्वी तटीय के मैदान की अगर मैं बात करूं तो ये प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों की वजह से हुआ है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का ढलान अगर देखें तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। साथियों मैं ये जो सीक्वेंस बनाया ये आप लोगों को कंफ्यूज जरूर करेगा, लेकिन मैं अगर प्रायद्वीपीय भारत का इस प्रकार से नक्शा बना दूं सिर्फ भारत के नीचे वाले भाग का, तो इसका ढलान जो है क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। अधिकतर नदियां जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। क्लियर है? एक एक चीजों को ध्यान में रखना है क्योंकि एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज का वो हर अंतिम छात्र, हर अंतिम व्यक्ति जो कि एसएससी के लिए एलिजिबल है, उसके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और अगर आप लोगों को ऑफलाइन में एडमिशन लेना है तो हमारे रायपुर और बिलासपुर ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस लग रही हैं और डेप्थ में और बेहतर तरीके से और अच्छी तरह से, मतलब कि पूरे शेड्यूल्ड क्लास आपको हमारे
ऑफलाइन बैचेस में प्राप्त होंगे, साथ में नोट्स भी यहाँ के मिलेंगे आपको। तो आपका मतलब स्वागत है, आप आमंत्रित हैं, आप जरूर यहाँ विजिट करें। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला है, निम्न में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत है, मतलब अवशिष्ट पर्वत है। मैंने बताया मेरे साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है, आपका रेजिडुअल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का भाग है। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मेरे साथियों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अनाई मुड़ी, क्या है, अनाई मुड़ी। छत्तीसगढ़ वाले मुड़ी का मतलब सर समझते हैं, और सर जो है बिल्कुल सही है, समझते क्या है, मुड़ी मतलब सर ही होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। ये हटता है क्या भाई, नहीं हट रहा है, देखो यहां दिखेगा 2695 मीटर अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, या कहेंगे कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाई मुड़ी होगी। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। इट इज द सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, मतलब कि नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में कौन सा मतलब आपका क्या बोलते हैं स्थल भाग स्थित है। जैसे बोल रहा है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन सा है। पहला है विंध्य माउंटेन्स, सतपुड़ा श्रेणियां, दोदा बेटा या महाकालेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर है, सॉरी। तो साथियों इन सभी को ध्यान देना जरूरी है, जिसे हम मैप के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं। आइए, मैप का महत्व मैं बार बार बताते रहता हूं, उसका इंपॉर्टेंस बताते रहता हूं कि जब भी आप मेरी क्लास करें तो आपके पास मैप होना अनिवार्य है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, क्लियर है साथियों। आइए देखें, यहां दिखाई देगा आपको विंध्य श्रेणी, मध्य प्रदेश के उत्तर वाले भाग में, उसके नीचे मिलेगा आपको सतपुड़ा श्रेणी। क्लियर है, तो और आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न था कि कहां गए भाई प्रश्न महोदय, ठीक है, क्या है आपका नर्मदा और ताप्ती नदी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और सतपुड़ा श्रेणी के नीचे आपको मिलेगी ताप्ती नदी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा के घने जंगल, बड़े अनमने जंगल, सतपुड़ा श्रेणी, इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर मेरे साथियों। तो एक एक चीज पे बल देना हमारे लिए वर्तमान में अनिवार्य है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा इसका, सतपुड़ा श्रेणियां। तो विंध्य के बारे में बताया, सतपुड़ा के बारे में बताया। अगर प्रश्न पूछ दिया कि विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा नर्मदा नदी, जो कि मैंने नक्शे में बताया है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें। क्लियर है साथियों, अगला क्या है, दोदा बेटा। तो दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटियों में से एक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी अगर कहेंगे तो आपका दोदा बेटा हो जाएगा। देन उसके बाद महाबलेश्वर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि महाबलेश्वर कहाँ स्थित है। क्लियर है, थोड़ी सी हरकतें आपको भी करना अनिवार्य है। क्लियर, आगे की ओर बढ़े। अगला है मेरे साथियों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। दे देते हैं भाई ध्यान, और क्या है ध्यान, तो महादेव श्रृंखला, मैकल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार, खासी की पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट बोल रहा है, क्या करना है, और बढ़ते हुए सही क्रम में जमाइए। ठीक है, देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों को वापस मैप की ओर लेके जाऊंगा, और आप लोगों के लिए ये प्रश्न आसान हो जाएगा। मुझे तो मालूम है कि प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, और प्रश्न में ही अगर उत्तर छुपा हुआ है तो आप लोगों से और आसानी से बन जाएगा। तो आइए देखें कि सबसे पहले कौन सा है। तो आपको दिखाई देगा क्या है, सतपुड़ा, और आप सॉरी आपका विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा भी है। और उसके बाद देखोगे आपका मैकल है, फिर छोटा नागपुर का पठार है, और गारो, खासी, जयंतिया, जो कि आपका मेघालय के पठार के अंतर्गत आते हैं। और हमारा प्रश्न वापस देख लें एक बार हम कि खासी की पहाड़ी कहाँ है, तो मेघालय में स्थित है। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा, महादेव श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। आप देखिए मैप में तुरंत निकालिए स्टूडेंट एटलस, देन उसमें आपको दिखाई दे देगा मैकल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में दिखेगा छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियां। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है क्या कहीं, 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन इज राइट, ए फॉर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है साथियों। अगला,
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूं कि मैं दक्षिण भारत का इस प्रकार से अगर नक्शा बनाऊं और केरल इस प्रकार से बना दूं, कर्नाटक इस प्रकार से और तमिलनाडु इस प्रकार से, इसके बीच में पश्चिमी घाट इस प्रकार से सह्याद्री दिखेगा, मैप निकालो तुरंत, और इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? पूर्वी घाट, जो कि तीनों राज्यों के बीच में मिलता है। और इस मतलब घाट को कहा जाता है, इस नॉट को कहा जाता है क्या? तो नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ियां इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, अगर प्रश्न पूछ दिया कि पूर्वी घाट है ना और पश्चिमी घाट, इन दोनों को मिलाने वाला घाट या इन दोनों को मिलाने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी हमें याद होना चाहिए। अगर प्रश्न पूछ दिया कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को मिलाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भी हमें याद होना चाहिए मेरे साथियों, वो कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी इसके नीचे में मिलेगी, पालिनी की पहाड़ी भी मिलेगी, फिर उसके बाद क्या है? नंदी पहाड़ियां। इन सभी श्रेणियों को आप नक्शे में देख सकते हैं पीछे में वीडियो ले जाके। तो एक एक चीज को आपको क्या करना है? विजुअलाइज करना है, देखना है, मैपिंग करना है, तभी याद होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ब्लाइंडली इसको मानते हैं या जो है आप नक्शे के ऊपर बल देते हैं, तो आप लोगों को 101% बता रहा हूं, आपसे भूगोल से प्रश्न नहीं छूटेंगे। क्लियर है साथियों? आगे की ओर बढ़े। अगला जो है हमारा आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मैंने बताया कि कार्डमम की पहाड़ी, नहीं बताया तो याद रख लो, नीचे में आपको इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी दिखाई देगी, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। मैप वाला सेक्शन खोल सकते हैं आप। आगे बढ़े। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। तो पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न है। तो गारो पहाड़ी कहाँ है? जैसे कि मैंने बताया था, मेघालय में ही स्थित है। पहला आंसर सही हो गया। मिरी क्या होगा आपका? दाफला, मिरी, अबीर और मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो 1 और 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ और यहाँ। कोल्ला मलाई की पहाड़ी, तो मलाई टाइप का शब्द दिखाई देगा तो तमिलनाडु में ही जाएंगे। ऐसे याद करने का तरीका है, लेकिन 101% वही है। और डालमा की पहाड़ी जो कि जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, ये आपका डी का 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 का 2 कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए। मतलब हम अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे की ओर बढ़े। अगला है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्यों में अवस्थित है? बताओ, गुरु शिखर कौन से राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है साथियों? अगला है, मेघालय का पठार भाग है। अब ये प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है, हिमालय श्रेणी का है क्या, प्रायद्वीपीय खंड का है क्या, पूर्वी घाट का है क्या, या सतपुड़ा का है? अधिकतर बच्चे हिमालय का करके लेके आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने वाला सीन नहीं है। ए फॉर आगे बढ़ो गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगला आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि बी फॉर बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। कैसे? तो एक नक्शे का निर्माण हम कर लेते हैं, इस प्रकार से बार बार जो है पलटने के लिए जाएंगे तो उचित नहीं रहेगा। अपने हिसाब से हम नक्शा बना लेते हैं समझ के अनुसार, और आप लोग भी नक्शा बनाया करिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से छोटा नागपुर का पठार, और दक्षिण में आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पूरी तरह से प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। और जो है हमें यहाँ बीच में एक जो है दरार दिखाई देगा या एक धसाव दिखाई देगा, जिसे कहा जाता है मालदा धसाव, या जो है मालदा कुछ बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा है कि मालदा दरार है ना, मालदा दरार ये वाला भाग दिखाई देगा। उसके बाद मेघालय का जो इस तरफ का पठार दिखाई देगा, गारो खासी जयंतिया, इसको हम नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज के तहत नहीं पढ़ते हैं मेरे साथियों। इसको स्पेसिफिकली हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत पढ़ते हैं, गारो खासी जयंतिया, जो कि मानसून में भी आएंगी। तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का खंड है कौन से? तो मेघालय के पठार। हिमालय का नहीं लेना है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की प्रकृति और नेचर इसी प्रकार है जैसा कि मेघालय का पठार का नेचर है। क्लियर है मेरे साथियों? आगे की ओर बढ़े तो बी फॉर बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा।
अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है अरावली और विंध्य? मैंने बताया कि आपका यहां पर, अरे भाई मैप बनाना पड़ेगा, मैप रुक जाओ तो निकाल लेता हूं भाई, चलो मैप, वाह क्या बात है। तो मैप से आप लोगों को दिखा दूं कि हमारे प्रमुख पठारों को जानना जरूरी है, जैसे कि ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी, उसके बीच में है मालवा का पठार, और उसके बाद आपको विंध्य पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद सतपुड़ा रेंज, ये आपको डेक्कन प्लेटू मिलेगा। उसके बाद आपको देखोगे कि छत्तीसगढ़ प्लेन वाला एरिया मिलेगा, रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, ये सभी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आते हैं। शिलांग या मेघालय प्लेटू, इस प्रकार से गारो खासी जयंतियां दिखाई देंगी। तो हमें मिल तो गया आंसर मेरे साथियों, अरावली और विंध्य के बीच में मालवा प्लेटू देखने को मिलेगा। तो इस मैप का भी अध्ययन करना आपके लिए अनिवार्य है। तो क्या हो जाएगा? ए फॉर आगे बढ़ो, मालवा का पठार। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े। चलो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा हमारे स्क्रीन पर। कहाँ है स्क्रीन? निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, चेन्नई के तट से इस प्रकार से अगर हम प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो कुछ कटा छटा सा आगे बढ़ता है, और इसी तट से हम क्या लेते हैं? एक माध्य रेखा लेते हैं, जो कि हमारे समुद्र के जितने भी नियम कानून है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके तहत रखा जाता है। और मेरे साथियों आपको देखने को मिलेगा कि प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसमें संपूर्ण अधिकार होता है 12 नॉटिकल मील तक के अवच्छिन्न मंडल सॉरी कंटिन्यूअस जोन जो है वो 24 नॉटिकल मील, मतलब माध्य रेखा से इस प्रकार से देखने को मिलेगा 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक के एरिया में हमारा कुछ इस प्रकार से क्षेत्राधिकार होता है, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या गया है? रखा गया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो गया? चेन्नई हमारा आंसर था। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना दूर है, कितने दूरी तक के है? तो प्रादेशिक जल सीमा हमने बताया 12 समुद्री मील, जिसे ही क्या कहेंगे? आपका इंग्लिश में टेरिटोरियल सी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? उस वीडियो को, मतलब उस पेज को एक बार रोक के जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, या जिसे ही सैडल पीक कहा जाता है, वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। आपका काम है कि आपको इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपने से एक बार क्या करना है? जमाना है, सजाना है और देखना है। क्लियर है साथियों? अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ इस प्रकार से कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वही सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया? प्रश्नों को लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी सारी चीजें वही है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े। सैडल पीक, ए फॉर आगे बढ़ो। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ए फॉर आगे बढ़ो, इसका भी आंसर होगा। क्लियर है? देखो तुरंत 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है बी फॉर बाहुबली, अरब सागर में स्थित है। तुरंत एटलस निकालो और देखो, एक एक चीज को याद रखना है। आगे की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा लक्षद्वीप जो है वो कोरल रीफ्स या कोरल आइलैंड के रूप में जो है छोटे छोटे जीव से बना हुआ है, जो कि कैल्शियम की क्या रखे रहते हैं? अपने ऊपर कवच रखते हैं और धीरे धीरे एक द्वीप का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम प्रवाल भित्ति के रूप में जानते हैं। क्लियर है साथियों? अगला बढ़े आगे। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? ओके, देख लेते हैं। एलिफेंटा है क्या? नो, आगे नहीं बढ़ने देगा। ए फॉर आगे बढ़ो, नहीं है, गलत है ये आंसर। एलिफेंटा कहाँ है? तो आपको खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह है आपका कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और क्या बोल रहा है? श्रीलंका के मध्य में नहीं है। रामेश्वरम है क्या? यस, रामेश्वरम एवं साथ में पंबन द्वीप, ये दोनों जो है भारत और श्रीलंका के बीच में इस प्रकार से पाक जल डमरू मध्य के बीच में देखने को मिलेंगे। आपका इस प्रकार से ये पाक जल डमरू मध्य वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ आपको पंबन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप देखने को मिलेगा। सॉल्सेट द्वीप कहाँ है? तो आपका ये भी गुजरात के तट में देखने को मिलेगा, मतलब खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो याद रख लेना, सर किसी का अगर क्रीक हो गया तो भारत पाकिस्तान के झगड़े में पड़े। क्लियर है? तो भारत और पाकिस्तान सर क्रीक विवाद। क्लियर है? आगे बढ़े।
अगला है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि पश्चिमी घाट जो कि बिल्कुल कंटिन्यूअसली है, कहां से कहां तक के, तो ऊपर महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक के इस पूरे वेस्टर्न घाट को या पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम पड़ जाएगा पश्चिमी घाट सह्याद्री श्रृंखला। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अगला है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आए देखें सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यहां पर आ जाएगा सी फॉर कैट, मतलब लद्दाख का सबसे ऊंचा पठार है भारत में स्थित। क्लियर है? और ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, श्वेत मरुस्थल कहा जाता है इस क्षेत्र को, क्योंकि पूरी तरह से यहां देखने को मिलेगा कि ये बर्फ से, हिम नदों से ढका हुआ है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े। अगला, इस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा की रानी याद रखिएगा साथियों, पंचमढ़ी को कहा जाता है या इसे ही पचमढ़ी कहा जाता है, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी आप इसे याद कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। तो इन सभी पर्वत श्रेणियों की विशेषताओं को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी झील, ये प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी में, केरल में स्थित है वेम्बनाड झील, जो कि कहाँ है? आपका केरल के तट में, केरल राज्य में स्थित है। यहाँ देख सकते हो कि वेम्बनाड झील, और वेम्बनाड झील से याद रखना है मेरे साथियों, इसे लेगून झील है ये, जिसे आपका क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। याद रखिएगा, कयाल के रूप में भी जाना जाता है। ये एक लेगून ही होता है, मतलब जहाँ खारे पानी और समुद्र का पानी का मेल होता है उसी क्षेत्र को कहेंगे आपका कयाल। और ये विभिन्न प्रकार की जितने भी आपके क्या बोलते हैं झील हैं, उन्हें याद रखना जरूरी है। कंपटीशन कम्युनिटी आपको ये प्रोवाइड कराता है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। जैसे कि लोकटक झील की अगर मैं बात करूं, तो इसी लोकटक झील में हमें विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, जिसे कहा जाता है किबुल लामजाओ। ठीक है साथियों, किबुल लामजाओ के नाम से ये जाना जाता है। सोंगमा झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। राजस्थान से सांभर झील स्थल में स्थित खारे पानी का सबसे बड़ा झील सांभर झील, और चिल्का झील खारे पानी का सबसे बड़ा झील उड़ीसा के तट पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, ये झील आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? तो आपका मिलेगा राजस्थान में। अगर मीठे पानी का झील की बात करें तो वुलर झील है, जो कि आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इन सभी झीलों का अध्ययन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। इसी के साथ आज का हमारा ये सत्र कंप्लीट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को कराया गया है, तो इन सभी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ना है साथियों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।